So let's start with chapter number first of civics which is power sharing। तो इस पूरे चैप्टर में जो हमें बेसिकली पढ़ना है वो पढ़नी है बेल्जियम और श्रीलंका की कॉम्पोजिशन, मतलब कि वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग कैसे रहते थे, फिर इकट्ठे रहते होंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आती होंगी, तो उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और फिर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कि जो बेल्जियम की कॉम्पोजिशन थी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, मतलब कि कल्चरल डिफरेंसेस बहुत थे लोगों के बीच में। ठीक है। 59% ऑफ पीपल लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। जो टोटल पॉपुलेशन थी उसमें से जो 59% पीपल थे वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे और डच लैंग्वेज बोलते थे। जो 40% पीपल थे वो वेलोनिया रीजन में रहते थे और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। तो हमारे पास 99% पीपल हो गए। अब जो रिमेनिंग 1% पीपल थे वो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है। तो अगर हम देखें कि ये हमारी कंट्री में जो डच लैंग्वेज की जो कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी में चल रही है, जबकि फ्रेंच लैंग्वेज की कम्युनिटी माइनॉरिटी में है। ठीक है। क्योंकि ये ऑलमोस्ट 60% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं, 40% फ्रेंच बोलते हैं, तो मेजॉरिटी हो गई डच लैंग्वेज की। उसके बाद हर कंट्री की कोई कैपिटल होती है, ऐसे बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में सारा सीन पलट गया। क्या हुआ कि वहाँ पे 80% ऑफ द पीपल फ्रेंच बोलते थे। ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि फ्रेंच मेजॉरिटी में आ गई, जबकि कंट्री में तो फ्रेंच माइनॉरिटी में थी और जो चीज़ वहाँ पे मेजॉरिटी में थी वो यहाँ पे माइनॉरिटी में आ गई। मतलब जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो सिर्फ 20% थी। तो अब क्या हुआ कि कंट्री में, अभी हम कंट्री की बात कर रहे हैं, कंट्री में जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थी वो ज़्यादा रिच थी या पावरफुल थी। अब देखो इसको आराम से समझो कि अगर ज़्यादा लोग हैं, मतलब हम लगा लें तो बहुत कम लोग होते हैं ना जो अमीर होते हैं, नहीं तो लोग मिडिल क्लास या फिर लो क्लास ही होते हैं, हाई क्लास तो बहुत रेयरली होता है। तो बेल्जियम में जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वो बहुत ज़्यादा रिच थे और पावरफुल भी थे। अब ये चीज़ डच स्पीकिंग पीपल को अच्छी नहीं लगती थी कि उनको ही क्यों सारे राइट्स दे रहे हो, क्योंकि वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रिच थे, पावरफुल थे, इसलिए उनको गवर्नमेंट प्रेफर करती थी राइट्स देने में। ठीक है। अब ये डच स्पीकिंग पीपल को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि भाई मेजॉरिटी में तो वहाँ पे डच स्पीकिंग पीपल थे, तो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इन बेचारों को, डच स्पीकर्स को, तो अपने एजुकेशन राइट्स भी बहुत बाद में मिले थे। तो अब इन सब की वजह से दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग गई। ठीक है। बहुत लड़ाई झगड़े होने लग गए दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। अब ये जो टेंशन थी ये ब्रुसेल्स में ज़्यादा थी, क्योंकि ब्रुसेल्स में तो जो डच स्पीकर्स थे वो माइनॉरिटी में थे। अगर वहाँ पे भी मेजॉरिटी में होते तब तो कंबाइन होके कुछ कर भी सकते थे, प्रोटेस्ट कर लेते, स्ट्राइक्स कर लेते। बट क्या था कि वहाँ पे कंट्री में ये लोग मेजॉरिटी में थे, तो फिर कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में हो गए, तो एक तरह से चीज़ बैलेंस ही होगी कि अगर वहाँ पे कुछ करते तो इधर कैपिटल सिटी में फ्रेंच वाले अड़ जाते कि भाई यहाँ तो हम मेजॉरिटी में हैं। तो ये सब टेंशन होने लगी, तो इसकी वजह से अब गवर्नमेंट का रोल आएगा। ये हम पढ़ेंगे बाद में, पहले हम पढ़ते हैं श्रीलंका की भी कॉम्पोजिशन। देखो श्रीलंका की बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन थी। ठीक है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है श्रीलंका की। वहाँ पे दो मेजर ग्रुप्स थे श्रीलंका में, एक तो सिंहाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स। सिंहाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स मतलब ये लैंग्वेजेस है, एक तो जो लोग सिंहाला लैंग्वेज बोलते थे और एक तमिल स्पीकर्स। अब यहाँ पे देखो कि मेजॉरिटी में सिंहाला स्पीकर्स हैं। ठीक है। 74% जो वहाँ की कम्युनिटी है वो सिंहाला लैंग्वेज बोलती है और 18% जो है वो तमिल लैंग्वेज बोलती है। अब वहाँ पे तमिल्स में भी दो सब ग्रुप्स थे। जो तो वहाँ के तमिल नेटिव्स थे, मतलब वहीं के ही रहने वाले थे श्रीलंका के, उनको तो श्रीलंकन तमिल्स बोलते थे। लेकिन जिनके फोर फादर्स इंडिया से आए थे वहाँ पे, कब आए थे, कॉलोनियल पीरियड में, जब ब्रिटिश आर्मी वगैरह होती थी, तब जो लोग इंडिया से श्रीलंका गए थे तो वहाँ के जो लोग थे उनको इंडियन तमिल्स नेम कर दिया था। ठीक है। अब जो सिंहाला स्पीकिंग कम्युनिटी थी, जो लोग सिंहाला लैंग्वेज बोलते थे वो जनरली बुद्धिस्ट थे, मतलब जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड थे। ठीक है। वो लोग सिंहाला लैंग्वेज बोलते थे। और तमिल लैंग्वेज कौन बोलते थे, हिंदूज़ और मुस्लिम्स, वो बोलते थे वहाँ पे तमिल लैंग्वेज। ठीक है। और क्या था, श्रीलंका में अराउंड 7% क्रिश्चियंस थे जो दोनों तमिल या फिर
सिंहाला लैंग्वेज बोल लेते थे, मतलब उनमें से कईयों को सिंहाला आती थी और कईयों को तमिल आती थी। तो ये था हमारा श्रीलंका के बारे में। अब श्रीलंका में ना क्या हुआ कि श्रीलंका में देखो कि जो सिंहाला स्पीकर्स है वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है। मतलब बेल्जियम में तो थोड़ा सा ही फ़र्क था, अराउंड 20% का फ़र्क था, बट यहाँ पे तो कितना फ़र्क है, मतलब 74% तो सिर्फ हमारे सिंहाला स्पीकर्स ही हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो सिंहाला स्पीकर्स थे वो चाहते थे कि भाई हम मेजॉरिटी में है कंट्री में, तो हम डोमिनेट करें गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब हम तमिल्स के भी ऊपर अपना राज जमा लें। वो ये चीज़ चाहते थे। तो अब हम देखते हैं कि आगे हुआ क्या। तो श्रीलंका में क्या हुआ, मेजोरिटारियनिज़्म, ठीक है, मेजोरिटारियनिज़्म शुरू हो गया। अब सबसे पहले मेजोरिटारियनिज़्म होता क्या है, जब कोई एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेंस बनाने लग जाती है तो उसको मेजोरिटारियनिज़्म कहते हैं। या आप कह लो कि एक ऐसा बिलीव कि जो मेजोरिटी में कम्युनिटी है वो रूल कर सकती है पूरी कंट्री को। ठीक है, अब क्या था वहाँ पे श्रीलंका में सिंहाला कम्युनिटी मेजोरिटी में थी, तो उन्होंने गवर्नमेंट को अपनी साइड ले लिया। ठीक है, अब इससे हुआ क्या कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसने मेजोरिटारियनिज़म की सीरीज़ को अडॉप्ट कर लिया। मतलब कि भाई जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ना, उसी ने ही मेजोरिटारियनिज़म की शुरू कर दिया वहाँ पे। तो अब ये चीज़ तो मतलब तमिल्स को पसंद नहीं आई। वो कहेंगे भाई हमने ही तुम्हें बनाया है, हम ही ने तो तुम्हें गवर्नमेंट बना के दी है और तुमने हमें को ही तुम साइड में गिरी जा रहे हो। तो हुआ क्या था, एक एक्ट पास कर दिया। सबसे पहली चीज़ क्या कि सीधा एक एक्ट पास कर दिया कि सिर्फ सिंहाला ऑफिशियल लैंग्वेज होगी श्रीलंका में। मतलब उन्होंने दोनों लैंग्वेजेस भी नहीं दी कि सिंहाला और तमिल, सिर्फ सिंहाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। अब बेचारे तमिल्स कहाँ जाएं जिनको सिंहाला लैंग्वेज आती भी नहीं है। चलो उसके बाद इन्होंने सेकंड क्या किया कि जो गवर्नमेंट थी वो सिर्फ सिंहाला कम्युनिटी को ही फेवर करती थी, चाहे वो जॉब्स के मैटर में हो या फिर एडमिशन्स, यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स या फिर किसी भी चीज़ के बारे में हो, मतलब हमेशा सिंहाला को ही फेवर किया जाता था। एक और कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया जिसने ये स्टेट किया कि जो गवर्नमेंट है या जो भी स्टेट है वो बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करेगी और बुद्धिज़्म को बढ़ावा देगी, बुद्धिज़्म को बढ़ाएगी। अब इन सब चीज़ों से क्या हुआ, बैक टू बैक इतने सारे लॉज दे दिए, तो इसकी वजह से जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो बहुत ही एलाइनेटेड फील करने लग गए, उनको बहुत गुस्सा आने लग गया। उनको लगने लग गया कि जो गवर्नमेंट है वो तो सेंसिटिव ही नहीं है हमारे कल्चर और लैंग्वेज के लिए, कि गवर्नमेंट को तो हमारी पड़ी ही नहीं है। और उनको ये भी लगने लग गया कि गवर्नमेंट तो हमें इक्वल राइट्स भी नहीं दे रही है और हमें इग्नोर कर रही है, हमारे इंटरेस्ट को इग्नोर कर रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो रिलेशंस थे वो ख़राब होने लग गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो गए दोनों के रिलेशंस। अब कुछ तो करना था, ऐसे तो कर नहीं सकते थे ना कि चुपचाप बैठ जाए। तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने क्या किया, वो स्ट्राइक्स पे चले गए, प्रोटेस्ट कर दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी जो तमिल लैंग्वेज है उसको भी सिंहाला के साथ साथ ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर किया जाए। उन्होंने अपने इक्वल राइट्स के लिए डिमांड की। लेकिन फिर वही हुआ कि गवर्नमेंट ने माना ही नहीं, उनकी डिमांड्स को रिपीटेडली डिनाई किए जा रहे थे, उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। फिर क्या हुआ कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म की जिसमें उन्होंने डिमांड की कि हमें एक सेपरेट तमिल ईलम बना लेने दो, मतलब एक सेपरेट तमिल स्टेट बना लेने दो हमें नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में। अगर ये चीज़ याद नहीं रहती नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका तो इसको छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हें सिंहाला को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज रखनी है, तुम्हें सिंहालाज को ही फेवर करना है, करते रहो, बट हमें अपनी एक अलग तमिल स्टेट बना लेने दो जिसमें हम अपने हिसाब से अपने रूल्स बनाएंगे। अब यहाँ पे भी नहीं माने, तो क्या हुआ कि मान ही नहीं रहे थे। अब एक कॉन्फ्लिक्ट दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में इतनी लड़ाई बढ़ गई कि वहाँ पे सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर मतलब कि एक ऐसा वॉयलेंट वार जहाँ पे दोनों कम्युनिटीज़ के बहुत सारे लोग मर गए थे। ठीक है, बहुत लॉस हुआ था मतलब कंट्री को। तो इससे हमें देखने को मिला कि मतलब ये चीज़ एक लॉन्ग रन में नहीं जा सकती। ठीक है,
एक कम्युनिटी को फेवर करना बहुत गलत है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी जो वहाँ पे हुई गई थी। तो अब ये सब हमने पढ़ा श्रीलंका के बारे में। अब हम देखते हैं कि बेल्जियम में क्या हुआ था। तो बेल्जियम की गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा श्रीलंकन गवर्नमेंट ने किया था। तो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या किया, अकोमोडेशन की बेल्जियम में, मतलब कि दोनों कम्युनिटीज़ को ध्यान में रख के, उनके कंफर्ट को ध्यान में रख के ऐसे रूल्स बनाए जिससे दोनों कम्युनिटीज़ सहमत हों। ठीक है। तो सबसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो बेल्जियम की गवर्नमेंट है वो चार चार बार उनका कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अपना रिपीट कर कर के दोबारा बनाया, ताकि वो एक परफेक्ट बना सके अपना कॉन्स्टिट्यूशन, एक परफेक्ट रूल्स बना सके, रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ के। ठीक है। तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि चार चार बार वो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंजेस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि हुआ क्या क्या था। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बोला कि जो नंबर है डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स का वो इक्वल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। देखो, सबसे बड़ी गवर्नमेंट कहीं पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि दो हमारे पास कम्युनिटीज़ हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों कम्युनिटीज़ के इक्वल मेंबर्स होंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इक्वल मेंबर्स हो गए। और अब क्या हुआ कि जो स्पेशल लॉज थे वो दोनों कम्युनिटी मेंबर्स की कंसेंट से ही बन सकते थे। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता था वहाँ पे कि कोई एक कम्युनिटी ही अपना राज जमा ले। दोनों कम्युनिटीज़ के मेंबर्स अगर सहमत होंगे, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स अगर वहाँ पे सहमत होंगे, तभी कोई लॉ बन पाएगा। मतलब कोई भी एक सेपरेट कम्युनिटी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है। और बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी गई थी। टू रीजन्स ऑफ द कंट्री, टू रीजन्स कौन से थे, फ्लेमिश और वेलोनिया रीजन। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी थी। अब जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो सबॉर्डिनेट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब वो डिपेंडेंट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट पे, ना ही वो कुछ आंसर कर सकती थी उनको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट थी कि वो कुछ भी कर सकती हैं इन देयर लिमिट्स। ठीक है। अब जो वहाँ की कैपिटल सिटी थी ब्रुसेल्स में, वहाँ पे भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें भी दोनों कम्युनिटीज़ की इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी। तो वहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब सब सोचेंगे कि लेकिन वहाँ पे तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की, ब्रुसेल्स में तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की इतनी मेजॉरिटी थी, तो उन्होंने क्यों मान लिया। तो उनको इसलिए मानना पड़ा, या उन्होंने इसलिए मान ली इक्वल रिप्रेजेंटेशन डच स्पीकिंग मेंबर्स की, क्योंकि जो डच स्पीकर्स हैं उन्होंने भी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की इक्वल रिप्रेजेंटेशन मानी थी। इसीलिए उन्होंने भी मान ली, मतलब ये तो दोनों ने शेयरिंग कर ली कि ठीक है भाई, तुमने ये किया, हमने भी कर लिया। ठीक है। उसके बाद आती है नेक्स्ट पॉइंट कि वहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक थर्ड काइंड की गवर्नमेंट भी थी, जिसको आप कह सकते हो कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक और गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कैसे बनी थी, जो कि इलेक्ट की गई थी बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। वन लैंग्वेज कम्युनिटी इज़ कोई भी, मतलब डच हो, चाहे आपकी फ्रेंच हो। ठीक है। वन लैंग्वेज कम्युनिटी के लोगों ने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी। अब ये भी आपका 1 मार्क के एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर थी, हर गवर्नमेंट के पास कोई पावर होती है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास पावर थी रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। मतलब इनमें से कोई भी अगर इशू आता है तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट हैंडल करेगी। ठीक है। तो इससे हमने देखा कि बेल्जियम में बहुत ही शांति से दोनों लोग रहने लग गए, क्योंकि अब वहाँ ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होती थी। तो इससे हमें पता तो चल गया कि पावर शेयरिंग बहुत अच्छी है, मतलब पावर शेयरिंग ही होनी चाहिए, इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए। तो अब हम पढ़ भी लेते हैं कि पावर शेयरिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है क्यों। तो हमारा टॉपिक है कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स या इवन बोर्ड्स में भी ऐसा हो जाता है कि आपसे रीज़न पूछ लेते हैं, गिव द प्रूडेंशियल रीज़न दैट वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो प्रूडेंशियल रीज़न क्या क्या है, हम पहले वो पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट प्रूडेंशियल रीज़न है दैट पावर शेयरिंग इज़ गुड, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको कम कर देती है। मतलब लड़ाई झगड़े नहीं होंगे अगर पावर शेयरिंग होगी।
और पावर शेयरिंग इसलिए भी अच्छी है क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, पावर शेयरिंग करने से पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी आ जाती है, मतलब कि कोई सिविल वॉर नहीं होते, कोई मतलब लोग मरते नहीं हैं, ठीक है, कम्युनिटीज़ के, तो पूरी स्टेबिलिटी होती है, इसलिए पावर शेयरिंग अच्छी है। अब हम पढ़ते हैं मोरल रीज़न। व्हाट इज़ द मोरल रीज़न? तो पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब अगर कहीं पे डेमोक्रेसी है, अगर हम कहीं पे डेमोक्रेसी वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे पावर शेयरिंग तो आएगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती ही कैसे है, लोगों की मेजॉरिटी, लोगों के सपोर्ट की वजह से। कोई एक कम्युनिटी नहीं बना देती उठा के। तो अगर दो लोग ही आपको, मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज़ ही आपको बना रही हैं, तो आपको फेवर भी सबको करना चाहिए। इसीलिए पावर शेयरिंग क्या है, स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। तो ये हमारे रीजंस आ गए। और अगर सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन आए कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, तो हम दोनों को कंबाइन करके एक ही आंसर दे देंगे। तो अब हम अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, विच इज़ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। की पावर किस किस तरह से शेयर की जा सकती है। सबसे पहले तो पावर शेयर की जा सकती है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, या जुडिशरी है। अब ये तीनों क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पे ही है, मतलब कि इनमें से कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी, आप कह सकते हो, ऑर्गन दूसरी से बड़ी नहीं है, ठीक है, तीनों इक्वल है। तो इनको हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनमें पावर का, ठीक है, क्योंकि सेम लेवल पे ही पावर एक्सरसाइज होगी, किसी को ज़्यादा नहीं मिलेगी, किसी को कम नहीं मिलेगी। इसका फ़ायदा क्या है कि इससे क्या होगा कि ये तीनों आपस में ही चेक करती रहेंगी कि कहीं कोई ज़्यादा पावर तो नहीं ले रही कोई और ऑर्गन। अब इसका एग्जांपल, जैसे कि मान लो हमारे भाई बहन होते हैं, ठीक है, मम्मी ने मैगी डाल के दी, तो हम दूसरे की प्लेट में भी ज़रूर देखते हैं कि उसको ज़्यादा तो नहीं दे दी। तो वही चीज़ करेंगी ये गवर्नमेंट की ऑर्गन्स भी, कि इन्होंने क्या करना है, दूसरे की पे भी नज़र रखेंगे ये, कि कहीं वो हमसे ज़्यादा पावर तो नहीं एक्सरसाइज कर रहे। तो इससे क्या होगा कि कोई भी गवर्नमेंट अनलिमिटेड पावर को नहीं एक्सरसाइज कर पाएगी, और हर एक ऑर्गन दूसरी को चेक करती रहेगी। इससे क्या होगा, तीनों के बीच में बैलेंस बना रहेगा, ठीक है, और इसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड आता है हमारा कि पावर डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट के बीच में भी शेयर हो सकती है, जैसे कि हम, ये तो नॉर्मल सा ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई भी रीजनल गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है कि पावर हम कैसे शेयर कर सकते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है, सोशल ग्रुप्स। अब दिमाग लगाओ कि इस चैप्टर में सोशल ग्रुप कहाँ पढ़ा था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। जो बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट पढ़ी थी वो बेस्ट एग्जाम्पल है इस अरेंजमेंट की, क्योंकि उसमें भी क्या हुआ था, सोशल ग्रुप के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट एग्जाम्पल आ जाएगा। नेक्स्ट है कि जो पावर है वो हम शेयर कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स, या मूवमेंट्स के बीच में। तो इस पॉइंट पे सिर्फ इस पॉइंट को याद करना है, ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसलिए दे दिया क्योंकि तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आगे, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ का चैप्टर आएगा तुम्हारे पास, ठीक है, तो पहले से ही दे दिया। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। मेक श्योर दैट यू मेक प्रॉपर नोट्स, ठीक है, पूरे नोट्स अच्छे से बनाने हैं, और नोट्स के स्क्रीनशॉट भी ले ही सकते हो। और उसके बाद बस ये चैप्टर, आई थिंक इतना सब करने के बाद तो पूरा क्लियर हो ही गया होगा। सो या, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।